अब क्या है, मोदी मोदी को बनारस क्यों याद आया? ये बनारस तो कई साल से चल रहा था, उद्घाटन आज क्यों हो रहा है? क्योंकि फरवरी में चुनाव हो रहा है। की एक साजिश है कि खेती को घाटे का सौदा बना के और किसान को मजबूर करके उस खेती को पूंजीपतियों के हाथ में शिफ्ट कर दिया। और संयुक्त मोर्चा की भूमिका अब शुरू होगी। ये जो 15 जनवरी की बैठक है उसमें हम कुछ निर्णय लेंगे जो भविष्य की रणनीति तय करेंगे। अगर इस देश को बचाना है तो भविष्य में एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी, एक जन क्रांति की शुरुआत करनी पड़ेगी और वो एसकेएम के माध्यम से ही होगी, क्योंकि एसकेएम में लोगों का विश्वास जगा, भरोसा बना। एक चाबुक इस देश में चाहिए, उस चाबुक का काम एसकेएम करेगा भविष्य में। अगर हम पॉलिटिकल होते हैं तो पॉलिटिकल होने में हमारी शक्ति क्षीण होगी। पंजाब ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? देखिए, अरदास करके गए थे और मोर्चा फतेह हो गया तो शुक्राने के लिए ये रहा है। गुरु महाराज की कृपा रही, उनकी अरदास के बाद ताकत और ऊर्जा मिली के साथ और 13 महीने तक सहन करके और दीवार की तरह से खड़े हुए सरकार बहुत तरह के षड्यंत्र कर रही थी। उस षड्यंत्र में एक उनकी रणनीति ये भी थी कि इनको थका दिया जाए, ये मौसम की मार से डर जाए, ये हमारी षड्यंत्र से डर जाए। लेकिन जिस धैर्य हिम्मत से निरंतर 13 महीने में मुकाबला किया हर चीज का, अपने आप में मिसाल है। ताकत गुरु महाराज ने बख्शी और आज इस मुकाम पर पहुंचे। ये जीत को सबके जीत है। इस जीत में देश में प्रजातंत्र को प्रधानमंत्री को ये एक घमंड हो गया था कि मैं सर्वोच्च हूँ और मैं जो कर दूँ फाइनल है, मुझे किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं, किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री के उस गुरूर को तोड़ा इस आंदोलन और इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि प्रजातंत्र देश में है। डिक्टेटरशिप पूरे देश को रूप से रिजेक्ट करता। कोई भी आदमी तानाशाह बनने का प्रयास करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। डेमोक्रेसी में हमारा जो वर्ग थे, देखिए पहले इससे पहले भी आंदोलन हुए इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और आंदोलनों को एक तरह से कुचला गया और ये मैसेज दिया गया कि ये सरकार किसी आंदोलन को बर्दाश्त नहीं करती। किसान अगर हार जाता, ये आंदोलन फेल हो जाता, पूर्ण रूप से देश का नक्शा बदल जाता और प्रजातंत्र देश से लुप्त हो जाता। किसान की परीक्षा की घड़ी थी और सबकी नजर किसानों की थी कि किसान हार गया तो डेमोक्रेसी हार गई। और किसान ने विजय हासिल करके उस डेमोक्रेसी को जिंदा किया और जो दूसरे वर्ग थे, कर्मचारी हैं, दलित थे, माइनॉरिटी थे, स्टूडेंट्स से, तमाम लोगों को हौसला बना कि आंदोलन जीत सकता है और हम भी संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन करें तो सरकार को जिता सकते हैं। तो भविष्य में आंदोलन मजबूती से चलेंगे, नहीं तो आंदोलनों को कुचला जा रहा था, आवाज सुनी नहीं जा रही थी और देश के चंद पूंजीपतियों को तमाम संपत्तियां देश की सौंपी जा रही थी। बहुत तेजी के साथ ये कार्य चल रहा नहीं था, चल भी रहा है। अभी लड़ाई शुरू हुई, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। ये तो 3 कानून थे, वो लाए थे और उन्होंने ले लिया, उसमें क्या और किस हवा में आए थे और हवा में चले गए। लेकिन किसानी की बात तो जैसे एमएसपी है, हम मेहनत करते हैं और हम मेहनत करने के बाद अगर हमारा न्यूनतम सरकार की रिपोर्ट है कि एमएसपी जो है प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं है, तो सरकार की रिपोर्ट हमारी नहीं है।
और उसकी गारंटी अगर किसान को नहीं मिलती, प्रोफिटेबल प्राइस नहीं है, वो भी अगर किसान को नहीं मिलता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारों की एक साजिश है कि खेती को घाटे का सौदा बना के और किसान को मजबूर करके उस खेती को पूंजीपतियों के हाथ में शिफ्ट कर दिया जाए। तो हमको खेती को बचाना, किसानी को बचाना है। हमको अपने इस पेशे को, हिंदुस्तान में जब कई बात होती है, हम विदेश में हमारा संगठन है, हम कहते हैं खेती हमारी संस्कृति है, कल्चर है। खेती अमेरिका जैसा किसान नहीं है, अमेरिका में तो कंपनियां खेती करती हैं, वहाँ पे भी खत्म हुई है पर ऐसे ही हुई है। वहाँ भी किसानी एक समय में 60% से ज्यादा थी सन 1942 में, आज 1% है। और यूरोप में 3.5 से 4.5% है ज्यादातर। स्पेन में मेरे ख्याल 8%। बाकी ये पोजीशन है। कहाँ गई खेती, कहाँ गए किसान? पूंजीवाद खा गया उनको। वही मॉडल यहाँ है, वही कंपनियां यहाँ, और उन कंपनियों के साथ साथ देसी कंपनियां खड़ी हो गई, और देशियों में दो हम और दो हमारे। तो सत्ता में दो और सत्ता के बाहर जो है दो, उनका एक जो नेक्सस बना, और जिस तरह से टेक ओवर कर रहे हैं, 80% कंपनियां, 80% सरकारी संस्थान जो बेचे जा रहे हैं, दो ही आदमी ले रहे हैं। तो एक कॉन्स्पिरेसी है जिसको देश को समझना होगा। देश को धर्म में उलझा दिया और धार्मिक उन्माद फैला के देश के मुद्दों से ध्यान भटका के देश की पूंजी को प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम हो रहा। तो ये बड़ी लड़ाई है, और संयुक्त मोर्चा की भूमिका अब शुरू होगी। ये जो 15 जनवरी की बैठक है, उसमें हम कुछ निर्णय लेंगे जो भविष्य की रणनीति तय करेंगे। अगर इस देश को बचाना है तो भविष्य में एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी, एक जन क्रांति की शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो एसकेएम के माध्यम से ही होगी, क्योंकि एसकेएम में लोगों का विश्वास जगा, भरोसा बना। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान ने इसमें साथ दिया हमारा। तमिलनाडु में भी आंदोलन चल रहे थे, कर्नाटक में भी आंदोलन, तेलंगाना में, आंध्रा में, कोई स्टेट ऐसी नहीं थी जहाँ नहीं थे। और जीत होने के बाद उनका हौसला और बढ़ा है। एसकेएम सबसे पहले तो रीऑर्गेनाइज होगा। किस तरह की रीऑर्गेनाइजेशन, कैसे रिस्ट्रक्चरिंग? या जिन स्टेटों में हम नहीं थे, हमारे स्ट्रक्चर जहाँ के लोग हमसे नहीं जुड़े थे सीधे, अब जब भी एसकेएम के नेता किसी प्रदेश में जाएंगे, वो लोग अब भी संपर्क कर रहे हैं, फोन आ रहा है, राह देख रहे हैं कि कब हम जाके उनके प्रदेशों में संगठन को खड़ा करें। तो सबसे पहले हम संगठन पे ध्यान देंगे, और इश्यू जैसे मैंने बताया कि एमएसपी हमारा बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। बहुरा जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, WTO एग्जिस्टेंस में आया, तो पहले जो स्ट्रगल थी वो इंटरनल थी, अब वैश्वीकरण हो गया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हमको प्रभावित करती हैं। डेवलप्ड कंट्री जितनी भी हैं, यूरोपियन कंट्री हों या अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, उनके पास सरप्लस है, और वो हम जैसे मुल्कों में अपना सरप्लस जो है ला के हमारी मार्केट को तबाह करना चाहते हैं। तो हमको बचाना है इस किसानी को, इस खेती को। ये तो सस्ते मजदूर की उपलब्धता के लिए ये सब हो रहा है, तो हम नहीं बनने देंगे किसान को मजदूर। यहाँ किसान अपने सम्मान से जिंदा रहता है। 1 एकड़ 2 एकड़ का किसान भी वट से रहता है यहाँ पे, वो किसी को समझता नहीं है, क्योंकि वो कहता है मैं किसान हूँ। लेकिन जब उसकी किसानी मिट जाएगी तो वो वट उसका खत्म होगा, और एक मजदूर की श्रेणी में उसको लाके खड़ा करेंगे। तो वो उससे बचाना है हमको, मजदूर को भी सम्मान देना। इसमें मजदूर हमारे साथ आया, जो हमको लड़ाई रखते थे किसान और मजदूर को। काम तो हम दोनों ही खेत में करते हैं, हमें उनमें अंतर इतना है कि हमारे नाम जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज है। मेहनत तो हम भी उसी फावड़े से करते हैं, वो भी उसी फावड़े से करते हैं, एक दूसरे में बांट लेते हैं उससे जो मिलता है हमको। लेकिन इन्होंने वोट में बांट दिया उसको कह दिया तू मजदूर है और किसान तेरा शोषक है। जब सदियों से हम साथ रह रहे हैं, शोषक होते तो वो जिंदा कैसे रहते इस समाज में? हम पूरक हैं एक दूसरे के। हमारा किसान मजदूर के बिना नहीं चलता, मजदूर का किसान के बिना नहीं चलता। हम शत्रु नहीं है, पूरक हैं एक दूसरे के। और इन्होंने हमको शत्रु बना के वोट बैंक के लिए
समाज में विभाजन करके खड़ा कर दिया, तो पहली दफे मजदूर को भी एहसास हुआ कि किसान के घर में संपन्नता आएगी तो निश्चित तौर पे उसकी मजदूरी भी बढ़ेगी, उसके घर में भी 2 पैसे ज्यादा आएंगे। खेती और किसानी का जिंदा रहना मजदूर के बीच में, ये महसूस करके वो उस आंदोलन में हमारे साथ आया, तो एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई। और आने वाले समय में आप देखेंगे इस देश में एक अलग तरह के समाज की संरचना होगी। आपने बात की विश्वास की, जागरूकता की, निगाहों की। निगाहें सारी संयुक्त किसान मोर्चे पे थी। जो संघर्ष चल रहा था उसके साथ साथ विश्वास भी लोगों का है, जागरूकता भी आई है, क्योंकि संघर्ष बड़े लंबे चिर से चला, तो किसानों ने पूरा जागरूक किया अवाम को कि क्या क्या यहाँ पे कमियां हैं, क्या क्या हमारी मुद्दे। तो अब संयुक्त किसान मोर्चे का आने वाले टाइम में क्या रोल है, क्योंकि हर बंदा आपसे एक आस लगाए बैठा कि आप बदलाव करोगे, खास करके सिस्टम वाला, या चाहे वो राजनीतिक हो या करप्शन वाला हो या कुछ भी हो। तो जैसे आज सड़कों पे लोग आए हुए थे, सभी के मुंह पे एक बात थी कि इनको आना चाहिए राजनीति में, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सिस्टम बदले। देखिए, हमारे पूर्व के हम सब लोग लंबे समय से संघर्षरत हैं और बहुत अनुभव है हमारे, और हमारी भूमिका क्या है उसका एहसास है हमको। हम पॉलिटिकल होके उतना काम नहीं कर सकते जितना अंकुश रख के काम कर सकते हैं। ये हमारा जो सोशल मूवमेंट है, जो संगठन है, ये कोई पार्टी हो, अगर हम मजबूत संगठन बनाते हैं, जैसा मैंने कहा कि एसकेएम आने वाले समय में और मजबूत होगा, और एसकेएम मजबूत होता है और एक आवाज देता है, सत्ता में कौन है वो मायने नहीं रखता, उसकी हिम्मत नहीं गलत फैसले ले। एक चाबुक इस देश में चाहिए, उस चाबुक का काम एसकेएम करेगा भविष्य में। अगर हम पॉलिटिकल होते हैं तो पॉलिटिकल होने में हमारी शक्ति क्षीण होगी, क्योंकि याद है इस देश में राजनीति का टेम्परामेंट आज भी जाति और धर्म के साथ जोड़ रखा है, और उसको इतनी जल्दी वो नहीं मिटने वाला। उसके लिए लंबा एक संघर्ष की भी आवश्यकता है, और एक समाज में जिस तरह की चेतना के माध्यम से रिफॉर्म आते हैं, उसमें मुझे लगता है अभी समय। नौजवान इसके विपरीत सोच रहा है। अभी जितने भी हम बात कर रहे हैं सुबह से नौजवानों से, चाहे वो पंजाब के हों, हरियाणा के हों, यूपी के हों, वो कहते हैं कि अब हर बारी हम अपनी मांगे के लिए या मुद्दों के लिए धरना थोड़ी लगाएंगे, बॉर्डर पे जाके थोड़ी बैठेंगे। हमें उस गद्दी पे होना चाहिए जहाँ पे रूल बनाए जाते हैं या डिसीजन लिए जाते हैं। उसके लिए वो नौजवान सोच रहा है, उसकी इंतजार हम कर रहे हैं, उस नौजवान की सोच की इंतजार कर रहे हैं। उसी बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बदलाव नौजवान इसलिए सोच रहा है कि वो उसमें धार्मिक संकीर्णता नहीं है, उसमें जातीय संकीर्णता नहीं है, वो शिक्षित है और उसने शिक्षा पाई है, इन चीजों से उठ गया। लेकिन आज भी देश का बहुसंख्यक जो है, जो मतदान करता, वो इस वोट का मिसयूज हो रहा है 70 साल से, और अभी भी उन लोगों की बहुत संख्या है जो वोट की ताकत का जिनको एहसास नहीं है, आभास नहीं है, और जो मानसिक तौर से कुछ बीमार हैं, जो इस धार्मिक और जातीय संकीर्णता के चक्कर में फंसे रहते हैं, और उन्हीं लोगों का फायदा उठाते हैं। अब क्या है, मोदी को बनारस क्यों याद आया? ये बनारस तो कई साल से चल रहा था, उद्घाटन आज क्यों हो रहा है? क्योंकि फरवरी में चुनाव हो रहा है, या अभी कोई कुछ और भी घटनाएं होंगी जो रिफॉर्म की नहीं होंगी, जो रिलीजियस और कास्ट फैक्टर बनेंगी। आप देखना, मतलब क्योंकि इन्होंने ये मान लिया कि ये मूर्ख लोगों का देश है ये सारा, और यहाँ इन लोगों को बरगलाना बेकाना मुश्किल नहीं है। सेंटिमेंट्स की ब्लैकमेलिंग करके ये सत्ता में आते हैं। तो आप यूपी के घटनाक्रम पे नजर देख लो, 1 महीने में 15 प्रधानमंत्री 15 बार यूपी गया। अभी मथुरा में मस्जिद में वो मूर्ति स्थापना की बात कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये अभी सब याद आया। इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, और उनको पता है लोगों पे इसका असर पड़ता है। वो जो जिस नौजवान की आप बात कर रहे हो वो अभी इतनी कम संख्या में है, और बहुत नौजवान तो मैंने देखा पागल हो रखा है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान से मोदी बचाएगा, पाकिस्तान से मोदी बचाएगा। मुसलमान 1100 साल से यही है, मुसलमान 1100 साल से यही है।
और 80 को 20 से बचना की सोचनी पड़ रही है, तो फिर उन 80 का मर जाना ही ठीक है, फिर जिंदा रहने का फायदा क्या है। 80% 20% की पॉपुलेशन का रेशो सरकार कहती है और 80% को डर दिखाया जा रहा है कि 20% तुमको मिटा देंगे, तो फिर मिट ही जाना चाहिए। फिर 20% अगर इतने ही कमजोर है, इतना ही डर उनको है, तो हम तो इस मामले में दूसरे टेम्परामेंट के लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि धर्म जो है वो एक आस्था से जुड़ा हुआ है, तो उस आस्था को हर आदमी अपने उसमें अपने तरह से अपनी पूजा पद्धति, अपनी आस्था व्यक्त करे अपने इष्ट में जिसको वो मानता है। लेकिन सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में या अपने जीवन पद्धति के दूसरे कार्यकलापों में उसका मिसयूज अगर कोई आदमी करता है, तो उससे घटिया कोई आदमी नहीं हो सकता, उससे घटिया कोई सोच नहीं हो सकता। हम सामाजिक लोग हैं, पॉलिटिकल आदमी का काम होता है नौजवान को रोजगार की बात करे, उसके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं करे, अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छे स्कूल्स हों, इंडस्ट्री लगे, देश विकसित हो, देश के नौजवान शिक्षित हों, दुनिया में नाम करें। और हमको वहाँ उलझाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के झगड़े में, तो ये हमारे हितैषी नहीं हो सकते, ये राजनेता, ये देशभक्त नहीं हो सकते। ये एंटी नेशनल लोगों के हाथ में राज है आज, एंटी नेशनल हैं ये सब। अगर राष्ट्रभक्त होते तो इस तरह से समाज का विखंडन करके राजगद्दी की तरफ नहीं बढ़ते। तो इन लोगों से सावधान रहे समाज में। आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा, बड़ा इशू है, घंटों इस पे बात की जा सकती है। हम बहुत ही मतलब बुरे दौर से गुजर रहा है देश आज, ऐसा कभी नहीं था। हम भी बहुत दिन से सोशल शुरुआत हो गई थी आजादी के बाद ही, जब वोट का राज शुरू हुआ था तब समाज को जातियों में और धर्म में बांटने की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अब तो बेशर्मी की हद हो गई है। इससे बचेगा समाज तब विकास होगा नहीं। और हम सोशल मूवमेंट के माध्यम से जिस तरह जो करेक्टर है, ज्यादा इफेक्टिवली हम अपनी बात, मैं कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी में होता तो कोई वो पार्टी वाले मुझे रोकते कि क्या बोल रहा है। आपको लगता है किसान सीमित हो जाएंगे, या जो भी अगर किसान पॉलिटिक्स में जाते तो सीमित हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे, मतलब हर आदमी अपना ग्रुप पकड़ लेगा। आज पार्टी बना ले किसान, अगर रिफॉर्म ला सकते हैं, अगर अपनी पार्टी बना ले किसान। के आपके सामने कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सोशल मूवमेंट से जुड़ा हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल से होता तो जितना मैंने आपके सामने कहा है इसका 5% भी नहीं कह पाता। जी, संघर्ष 1 साल का था आपका, एक कोई भी किस्सा जो आपके जहन में रहेगा और जो आपको बिल्कुल निकलेगा नहीं? वैसे तो सारा संघर्ष ही यादगार है, सभी से पूछा है, सभी को सारा संघर्ष, एक किस्सा जो आपको लगता है कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे? देखिए, 28 तारीख को मैं उस सारे उसमें था। 28 तारीख को जो 28 जनवरी को जो प्रयास किया गया था, उससे घृणित प्रयास कोई नहीं हो सकता। एक मानवता की हत्या, मतलब सब चीजें छोड़ दी थी, कहीं कोई मॉरल कैरेक्टर कुछ नहीं था, और ये बना लिया गया था कि समाज में आपस में समाज को इस तरह का एक वातावरण बना दो कि समाज में आपस में भाई को भाई मारे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं और इनकी राजनीति चमक जाए। मैं वो 3 घंटे जिस तनाव में हमने निकाले, 3-4 घंटे का वो सारा एपिसोड था, वो मतलब हमेशा जहन में याद रहेगा। एक मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि उस टाइम पे क्या फीलिंग थी। ये लग रहा था कि ये देश कहीं मतलब उजड़ने जा रहा है, ये जो चमन है, और आज ये मतलब इस घटिया सतर पे चले जाएंगे कि वो जो जख्म होंगे उनको हम नहीं भर पाएंगे। तो हमने जिस तरह से किया वो बड़ा मतलब वो है। राकेश जी और हम उस एपिसोड में थे सारे में,
जिस दिन वो रोए हैं, जिस दिन कह रहा था मोर्चा बहुत कमजोर लग रहा था, मतलब कई निर्णय लेने पड़े उस टाइम हमको। वो मतलब कई इस तरह के निर्णय थे जो बोल्ड स्टेप भी थे, शेयर कर सकते हैं? ह्यूमैनिटी के साथ भी थे। अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत सी बातें हैं जो ना खोली जाए तो समाज के हित में रहती, लेकिन जो भी था गुरु महाराज की कृपा थी। उस दिन आप उदास थे? उदास जो 3 घंटे या उसके बाद भी जब एकांत में बैठे होंगे उदास थे? बहुत ही ज्यादा ये था कि एक बहुत तनाव था और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या किया जाए, किस तरह से संभाला जाएगा सारा मामला। बहुत ही मतलब उस दौर में थे, गाजीपुर थे हम लोग और बाकी हमारे सब मोर्चे एक किस्म से सहमे हुए थे और वो सारा एक मंथन हमारा चल रहा था। तो बाबे की मेहर थी जो कुछ बुद्धि ने काम किया और कर करा के हम उसको उस मुसीबत से बहुत समय भी नहीं लगा, कुछ घंटे में वो गाड़ी हमारी निकल गई। तो ये तो गुरु की कृपा ही कहेंगे, देवीय चमत्कार कह सकते हैं। बाकी बहुत उस स्थिति से निकले वो याद रहेगी 28 तारीख। तो आज जब आप पीछे उसको देखते हो, याद करते हो, या कैसा लगता है आज जब फतेह होने के बाद, जीतने के बाद? आज तो मतलब वो माहौल ही बदल गया। आज तो मैं जो राकेश जी अभी कह रहे थे, आज तो परिवार ने पहचान लिया एक दूसरे को और परिवार को पता चल गया एक दूसरे की अहमियत क्या है और एक दूसरे के प्रति किस तरह का रवैया और व्यवहार होना चाहिए। और आज तो बहुत कुछ पाया इस आंदोलन ने खाली 3 कानून रिपील नहीं कराए, वो जो बहुत समय से पॉलिटिकल लोगों ने हमको तोड़ तोड़ के इतना बांट दिया था, उस खाई को पाट दिया इस आंदोलन, जो भविष्य में लंबे समय तक जो है अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक इशारे पे कोई कोशिशें तो बहुत बारी अभी सियासतदान करते ही रहेंगे आने वाले टाइम में, ताकि ये जो एकजुटता है या जागरूकता है वो ना रहे या कम होए। तो कैसा लगता है कि आपकी बनी रहेगी? एक विश्वास बन गया, अब इतनी जल्दी बरगलाई में नहीं आएंगे। एक गैप बन गया था, मिलते तो थे नहीं एक दूसरे से और ये लोग हमको उस खाई को मजबूत एक दीवार खड़ी कर रहे थे, तो वो दीवार टूट गई, मिल लिए। अब मोर्चे से चले हैं लोग, तो ना तो वो चाहते थे ये जाएं और ना ये चाहते थे हम आए, इतना प्रेम बन गया था। रोए हैं लोग, ये कमाया तो ये बहुत दिन कायम रहेगा और ये इस देश को बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे किसानी लीडर युद्धवीर सिंह, जिन्होंने कहा है कि इस संघर्ष से बहुत ज्यादा दौलत मतलब माया नहीं, बहुत कुछ चीजें कमा के गए हैं, जैसे कि जागरूकता है, सीधा सवाल करना है, सवाल पूछना है, भाईचारा है, गांव में आपसी प्रेम प्यार है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है और ये बहुत लंबे समय तक कायम रहेगा और ये कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को भी बदलेगा। अमृतसर तो कैमरामैन शमशेर सिंह नाल, मैं शुभकरमन धालीवाल, प्रो पंजाब टीवी।